अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ में। नाज़रीन, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के साथ एक नया शहर आबाद करने जा रही है। आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, किस तरह से प्लानिंग की एग्जीक्यूशन की जा रही है, मास्टर प्लान क्या है और ये नया शहर पुराने शहर यानी कि लाहौर को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रूडा के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और जब भी हम रूडा की बात करते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि हम जब भी पुराने लाहौर यानी कि एग्जिस्टिंग लाहौर जिस शहर में हम रहते हैं उसकी बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनप्लान्ड ग्रोथ है। वो चाहे डेवलपमेंट की हो, वो चाहे रेजिडेंशियल साइट की हो, चाहे रिसोर्सेज की हो, बड़े ही एक अनप्लान्ड बेहंगम सी कैफियत जो है वो यहाँ अब नज़र आती है। लेकिन रूडा वहीं पर लाहौर के साथ एक ट्विन सिटी जो एक नया शहर आबाद कर रहा है, उसकी प्लानिंग, उसका तरीक़ेकार, उसकी चीज़ें, वो चाहे क्लाइमेट के हवाले से बात हो, वो चाहे उसको प्रॉपरली प्लान करने के हवाले से बात हो, किस तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है, रूडा ने अब तक कितने माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर और आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं, जिससे एग्जिस्टिंग सिटी जो है उस पर भी पॉजिटिव असरात मरतब होंगे। इस पर हम बात करेंगे। PRN कम्युनिकेशन एंड क्लाइमेट हेड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। थैंक यू जी। क्या हाल है सर आपके? सर, जब भी हम रूडा की बात करते हैं, रूडा रावी शहर की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती हूँ कि जो हम जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, शुरू तो वो बड़ा ही प्यारा पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर, शुरू तो ऐसे हुआ था कि बिल्कुल आबादियाँ थीं जगह जगह। अब ऐसे है कि इतना अनप्लान्ड उसकी बेहंगम ग्रोथ हो चुकी है कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लगता है आउट ऑफ कंट्रोल। और जब मैं रूडा को देखती हूँ तो मैं बड़ा इम्प्रेस भी होती हूँ एंड आई फील वेरी एक्साइटेड कि एक ऐसा शहर बनने जा रहा है, एक ऐसी जगह जो प्रॉपरली प्लान्ड, वेल रिसर्च्ड और मॉडर्न दुनिया के कंपैरिजन में हमें जो है वो आउटस्टैंड करेगी पाकिस्तान को। तो ये प्लानिंग, ये तरीक़ेकार क्या बहुत मुश्किल काम है जो पहले नहीं हो सका? जी देखिए, जब भी एक तो शहर जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, तो इवॉल्व होने में शहर ज़्यादा टाइम लगता है और जो एवोल्यूशन है वो एक नेचर बेस्ड प्रोसेस है, तो वो बहुत कर्टेल तो नहीं हो सकता, तो उसके कुछ वो पैरामीटर्स से आगे पीछे भी जा सकता है। अदरवाइज़ जो मॉडर्न जो सिटी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं कि एक सेंटर के इर्द एक देयर इज़ अ सर्कुलर डेवलपमेंट जिसके थ्रू या वो बॉक्सेस में राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ इसी तरह स्ट्रीट्स और लेन्स और रोड्स सारा कुछ डेवलप किया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए जब भी शहर ग्रो करता है तो जाहिर है अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो स्प्रॉल होगा, एक तरफ को निकल जाएगा, यहाँ वो जिंजर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल एक जिंजर की तरह, जैसे अदरक होता है वो जिस तरफ ऑफ शूट निकली वो निकल जाएगी, जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल हुई, जहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट हुए वहाँ वो निकल जाएगा। और प्लस एक तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शहर जो हैं उनकी सिमेट्री या एक्सेसिबिलिटी वो आप कह लीजिए कि अफेक्ट करती है, वो जो रिबन ग्रोथ होती है, जहाँ पे भी आप रोड बनाते हैं, और आप रोड बनाते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन उस रोड के गिर्द फ़ौरन ग्रोथ हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो रोड पे पहले दुकानें बनती हैं, फिर कमर्शियल एरिया बनता है, अनप्लान्ड एरिया बन जाता है, या वो ना भी बने तो सिटी वेंडर्स वो सारे बहुत सारी चीज़ें उधर आ जाती हैं और वो कंस्ट्रक्टेड हो जाती है और आपका पर्पस फिर अगेन GT रोड को देख लीजिए, शहरों की रोड्स को देख लीजिए। सो और चौथी चीज़ जो होती है वो ये होता है कि जो शहर है वो हमेशा से, अगर आपने एवोल्यूशन के थ्रू नहीं बनाना और आपने प्लान करके बनाना है तो वो फिर टॉप डाउन अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। यानी कि जो चीज़ 40 इयर्स बाद होनी है वो आप पहले प्लान करते हैं और वहाँ से आप रिवर्स प्लानिंग करके यू कम डाउन टू द ज़ीरो लेवल, जहाँ से आपने उस ज़ीरो ग्राउंड से काम शुरू करना है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो रूडा का मास्टर प्लान है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है, वो इसी तरह प्लान किया गया कि उसमें जिंजर ग्रोथ का भी ख्याल रखा गया, जो स्प्रॉल है अनकंट्रोल्ड उसका भी ख्याल रखा गया, जो रिबन्स हैं, जो रिबन ग्रोथ है उसका भी ख्याल रखा गया, और जो मास्टर प्लान है वो इसीलिए फिर जो
जो पूरा एक रूडा का शहर है इसको प्रेसिडेंट्स में डिवाइड किया गया और उन प्रेसिडेंट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होगी 9 प्रेसिडेंट्स के अंदर वो बेस्ड होगी POD के ऊपर, यानी पेडेस्ट्रियन ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और TOD के ऊपर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक शहर बनाएं और उसकी आप बहुत जोनिंग कर दें, एक जगह पे आप उसके इंडस्ट्रियल एरिया रख दें, एक जगह पे आप उसका कमर्शियल एरिया रख दें, तो मीनिंग देयर बाय कि आप खुद ऐसा शहर बना रहे हैं जो कि व्हीकुलर बेस्ड हो, क्योंकि आपने दूर दूर वो चीज़ें रख दी हैं और लोगों को अब इसका मतलब अगर आपने उस शहर में रहना है तो आपके पास गाड़ी या कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ ना कुछ। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मास्टर प्लान में जो रूडा के है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। बट सर कैसे, मतलब क्या ये बहुत छोटा एरिया होगा या उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस वहाँ पर होंगी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप गाड़ी की बात कर रहे थे, तो अब मैं थोड़ा सा इस पर वो हूँ कि मुझे क्यूरियोसिटी है कि कैसे होगा, या पैदल चलने के लिए ही सिर्फ होगा या कोई रूडा उस सिटी में अपना कोई कम्यूट सिस्टम होगा जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा? जी, जैसे मैंने कहा 9% हैं, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो उसकी उसी वेसिनिटी के अंदर होगी, इंटरकनेक्टेड होगी। फिर पेडेस्ट्रियन के लिए चलने के लिए फुटपाथ्स होंगे विच इज़ अ कंपल्शन, जो कि खाली ये नहीं कि किसी एक पेरिफेरी पे बना दिया, बट वो पेडेस्ट्रियन जो स्पेसेस हैं वो लिंक्ड होंगी सारे के साथ। साइकिल के ट्रैक्स होंगे और वो साइकिल के ट्रैक्स साइकिलिंग के लिए भी, ताकि व्हीकुलर मूवमेंट जो है शहर के अंदर जब आप आ जाएं तो वो कम से कम हो। फिर वो उसको जैसे अभी आपने कहा कि पुराने शहर से लिंक करने के लिए या दूसरे शहरों से लिंक करने के लिए जो मैस ट्रांजिट है, जो मेट्रोज हैं, वो सारी भी काम हो रहा है। वो सारी की सारी इवन जो अब लाहौर की एग्जिस्टिंग है वो भी इसके साथ लिंक होंगी। सो अगर आपने एक शहर की आप उस पर पहुंच गए फ्रिंज पे, तो वहाँ से आप जब एंटर हो जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने ज़रूर गाड़ी में ही आना है या गाड़ी ही यूज़ करनी है। वो मेरे दिल में एक चीज़ चल रही थी और वो ये थी कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट कि जब आप एंटर होंगे तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ हमने पैदल चलने के लिए जगह ख़त्म कर दी, वहाँ हमने कंक्रीट की ऐसी सड़कें बना दी कि हम भूल गए कि वहाँ फुटपाथ भी देने थे। हमने ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तो दे दिए, लेकिन उन ब्रिजेस तक चल के कैसे जाना है, उसके नीचे फुटपाथ्स मौजूद नहीं हैं, वो किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन अब अगर इसके ऊपर जैसे हम ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, आई हैव बीन टू UK, और आप सोचें कि सर 8-8, 10-10 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं, बाकायदा वहाँ पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ्स मौजूद हैं, और वही आपके वाली बात जो इंटरकनेक्टेड है कि आपने किसी भी रोड से टर्न लेके किसी तरफ जाना है तो यू डोंट हैव टू वॉक ऑन रोड, आपके पास बाकायदा राइट्स हैं कि आप उस फुटपाथ पे चलें। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अर्बन रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में ये हो रहा है। हाँ, हमारे जो पुराने शहर हैं उनके अंदर क्योंकि ये स्पेस नहीं रखी गई, या अगर रखी गई थी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लैंड जो है वो कंज्यूम हो गई। तो रूडा की जो मास्टर प्लान है उसमें पहले से ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा, टॉप डाउन जो हमारी अप्रोच है उसके साथ ये रखा गया। और इसमें जो डायनामिक, और क्योंकि यूजुअली मास्टर प्लान जो है वो मोनोलिथिक होते हैं, दिस इज़ अ रॉक कार्व्ड इन स्टोन, यू कांट चेंज इट। लेकिन जो रूडा का मास्टर प्लान है, द क्रेडिट गोज टू आवर CEO इमरान अमीन साहब, वो मोनोलिथिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि वो उसकी जो अप्रोच है वो जिस तरह से प्लान हुआ है वो इस तरह से प्लान हुआ है कि विदाउट चेंजिंग द प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज, अगर कहीं पे फिर भी कोई थोड़ी सी अगर आपको करनी पड़े तो आप विद इन दैट एरिया आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जो रियल सर्कमस्टांसेस चेंज होता है वो भी उसका हिस्सा है कि अगर कुछ सर्कमस्टेंशियल चेंज आ जाता है तो वी कैन आल्सो एडजस्ट दैट। दैट्स वेरी अमेजिंग। और ये जो विजन है, आई थिंक यही अगर आगे जब बढ़ता चला जाएगा तो वो जो एग्जीक्यूशन है इस प्लान की वो बड़ी स्मूथ होती रहेगी। वहीं पर दूसरा सवाल जो मेरा आपसे आबिद साहब है कि क्लाइमेट के ऊपर बड़ा फोकस है रूडा का, बाकायदा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, बाकायदा प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, आप समेत आपकी पूरी एक टीम है जो बड़ा फोकस्ड है। और वो क्लाइमेट से मुराद सिर्फ हवा और एटमॉस्फेयर नहीं है, उसमें हर तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस बारे भी आप बताइए। जी, एक तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ क्लाइमेट का। और लेकिन सर आप जब सीख रहे हैं तो आप आगे सिखा भी रहे हैं। तो मैंने आपसे जब ऑफ एयर भी बहुत दफ़ा बात की है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं खुद भी सीख रही होती हूँ, समझ रही होती हूँ कि अच्छा ये वाला एस्पेक्ट भी है और ये वाला एंगल भी है। अगेन क्रेडिट गोज टू द CEO, जिनको अब रूडा इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है। अब उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि रूडा इज़
इट्स एक आप कह लीजिए एक ऐसी चीज़ है जो कि इट्स ऑल बेस्ड ऑन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। तो फिर वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, जो सारी की सारी हैपनिंग है, जो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन है, जो सारी की सारी प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, इट ऑट टू बी बेस्ड ऑन द एस्पायरेशंस और द सेंसिटिविटीज़ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। इसीलिए रूडा के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एंड पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी वाटर से लेके, सॉइल से लेकर, और जिसको हम लिथोग्राफिक डेवलपमेंट कहते हैं या जियोमॉर्फोलॉजी है, वो सारी की सारी चीज़ों का, हाइड्रोलॉजी है। सो हाइड्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आपको पता है हमारे वहाँ पे, आप उनसे मिल भी चुकी हैं, हाइड्रोलॉजी के डायरेक्टर हैं। हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो एक पूरा एक बहुत बड़ा सेटअप है जिसके अंदर देयर आर ऑल एक्सपर्ट्स, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट्स हैं। सो रूडा ने जो है, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि अगर आपने वो मास्टर प्लान अनफर्ल करना है, अनफोल्ड करना है, तो आप इन सेगमेंट्स के बगैर वो कर नहीं सकते थे। फिर आपका जब जो बेसिक वो है रिवर की रिजुवेनेशन है, रिवर में पानी लेके आना है, पानी है नहीं, पानी सिस्टम के अंदर नहीं है, आपने उसको पानी को इन अ वे अवेलेबल करना है, और प्लस आपने एक्वाफर को चार्ज करना है, आपने जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना है, आपने जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ से ख़त्म हो गई है उस बायोडाइवर्सिटी को रीइंट्रोड्यूस कराना है, रीवाइल्ड करना है, या दोबारा से किक इन करवाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है वो एनवायरनमेंट, हाइड्रोलॉजी और ये सारी चीज़ें और इनका आपके मास्टर प्लान का हिस्सा होना, आई थिंक उसके बगैर ही हो नहीं सकता। तो दैट इज़ द ओनली, रूडा इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट, रूडा इज़ द ओनली अथॉरिटी। एंड रूडा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वो टेकिंग रूडा एज एन एग्जाम्पल दे कैन फॉलो, एंड दैट कैन बी टेकन एज अ मॉडल। मैं हमेशा मैं हमेशा ये बात करती हूँ सर कि ये जब शहर आबाद हो जाएगा और कुछ सालों के बाद जब आपका मास्टर प्लान नियर टू कंप्लीशन पहुँच जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट होने जा रही है पाकिस्तान में। और जब इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा तो इसको रेप्लिकेट करना आसान हो जाएगा। बहुत और भी जगहों पर पोटेंशियल मौजूद होगा जो इसको दोबारा से जिसे कहते हैं वो, इससे इंस्पिरेशन लेकर दोबारा से इसको एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम प्लान्ड साइड पर जा सकते हैं, नॉट जस्ट लाहौर बट ओवरऑल अगर हम इस पर बात करें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर वर्किंग सो हार्ड। रूडा जिस तरह से एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है, लोगों को सिखा भी रहा है, और फिर इंशाल्लाह हमें ये देखने को मिलेगा भी कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और वो मैंने आपके मुख्तलिफ माइलस्टोन्स जो अचीव हुए हैं, वो चाहे कार्बन क्रेडिट्स की बात हो जो अपनी बिल्कुल कंप्लीशन पर पहुंचा, महमूद बूटी प्रोजेक्ट आपका, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम चल रहा है। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, जिस तरह से नंदीपुर में आपने मॉडल बनाया, सो एक्चुअली लग रहा है कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम सब लाहौरी और सब पाकिस्तानी जो हैं वो एक एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होता हुआ। थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और रूडा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो मैंने ऑन साइट भी बहुत दफ़ा कवर किया, और अब मैं जब वहाँ से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अब वो कंप्लीशन के बहुत करीब पहुँचता जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो महमूद बूटी प्रोजेक्ट है, जिसमें एक कूड़े का पहाड़ होता था और इंटायरली रूडा ने उसको टेकअप करके चेंज कर दिया। ना सिर्फ महमूद बूटी, उसके बिल्कुल सामने जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ रूडा ने बड़ा काम किया। उसके बिल्कुल करीब ही चहारबाग का इनका प्रोजेक्ट, अब चहारबाग 2 जो है वो शुरू हो रहा है। और ये सारा का सारा एरिया जो है जिसे रावी शहर कहा जा रहा है, रूडा के अंडर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आता है। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त आई थिंक ऑनगोइंग भी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। वो चाहे वाटर रिवर ट्रेनिंग्स के साथ साथ पानी को रेजर्वायर्स के ज़रिए ज़मीन के नीचे, सतह ज़मीन के नीचे पहुँचाना हो और उसको बेहतर करना हो, उसकी प्लानिंग हो। वो चाहे इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से काम करना हो, वो चाहे कूड़े के पहाड़ को एक ग्रीन लैंड के तौर पर कन्वर्ट कर देना हो। तो इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर इन्वायरमेंट हमारे साथ मौजूद हैं नादिया जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या हाल है आपकी?
आप कह रही होंगी कि सीमल बोलती चली जा रही हैं, बट द अमेजिंग वर्क यू गाइज हैव डन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में, वो बड़ा इम्प्रेसिव भी है, और लोग अब जो हैं उसके ऊपर बड़ा निगाह रखना शुरू हो गए हैं कि अच्छा रूडा ये भी कर रहा है, अच्छा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये भी प्रोजेक्ट है और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो सीमल मैं बल्कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपका खुद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जितनी आपने अभी अवेयरनेस जनरेट की है वो ये प्रोग्राम्स करके आपने सबसे पहले खुद सीखा, फिर अपने आपने ऑडियंस को सिखाया। सो ये एक अवेयरनेस जनरेशन का इतना बड़ा सोर्स है जो आप ये काम कर रही हैं, क्योंकि जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो जितना मैसेज हमें एक लेमैन के लिए हम पहुंचा सकते हैं और उसको वाटर कंजर्वेशन की तरफ ला सकते हैं, उसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बता सकते हैं और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो ये मीडिया का बहुत बड़ा काम है जो आप ये कर रहे हैं। थैंक यू। लेकिन नादिया जी, हम स्टार्ट जो है वो महमूद बूटी प्रोजेक्ट से करते हैं। एक ऐसी लैंड जो उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को ये लगता था, या वहाँ से गुजरने वालों को लगता था कि अब ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, ये कूड़े का पहाड़ जो है जब वहाँ से गुजरते हुए एक स्मेल और एक तमाम वो चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं एग्जिस्ट करती रहेंगी और हमारे इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करता रहेगा। लेकिन उसकी इंटायरली शक्ल ही बदल दी है रूडा ने। बिल्कुल। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जब हम ये प्रोजेक्ट कंसीव करने की उसमें प्रोसेस में थे, स्टेप्स में थे, तो एक लगता था कि वाकई ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है जो हम शायद कर रहे हैं, और फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान था। सो जब ये रूडा हमारी जुरिस्डिक्शन में आ गया, शामिल हो गया, तो हमने कहा कि अब इसको किस तरह से इसी तरीके से इसको अब हमने इसको सेटल करना है, और उसके अंदर एक उसमें टेक्निकल ग्राउंड्स तलाश किए गए और उसके अंदर फिजिबिलिटी उसमें देखी गई कि इसमें कहीं साइंटिफिकली कोई इसमें रीजनिंग ऐसी हो कि जहाँ पे कोई एक्सप्लोरियंस या कोई मेजरली जिसका हमें बार बार कहा जाता है और जो आर्टिकल्स हैं या जो रिसर्च है वो यही बता रही। सो उस सारे पे काम किया गया और ये इतना बड़ा टास्क था जो आपके हमारे जो बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसको देख रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करते हुए इसको इस तरह से कैपिंग इसकी करें। सो जब अभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी काफ़ी अभी आपने देखी बनी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। सो ये रूडा की बहुत बड़ी सक्सेस है कि ऐसा प्रोजेक्ट लिया गया जो कि एक बहुत बड़ा पहले रिस्क था, एनवायरमेंटल रिस्क था मीथेन की वजह से, और फिर उसको मीथेन को एक मिटिगेट करना, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। और अभी जो कार्बन क्रेडिट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं उसके लिए LOI इशू हो गया हमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से, और उसके बाद अभी उसका प्रोसेस जो है वो भी बाकी है और वो जारी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चला गया, जिसमें सारी साइंटिफिक रीजंस उसमें शामिल की गई कि उसका कैप्चर कैसे होगा, उसको हम मिटिगेट किस तरह से करेंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना है उसके लिए वो कैसे करेंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो महमूद बूटी स्लम साइट है ये एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पे इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री भी रूडा के अंदर जी वो भी हमारे अंदर। उसमें ये है कि वो भी एक इस तरह की मतलब वो भी प्लान्ड इंडस्ट्री नहीं है, और उसके अंदर जो वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। EPA के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था और रूडा के लिए भी चैलेंज बना, इंडस्ट्रियल जोन नहीं था। हमारे CEO की तरफ से, इमरान अमीन साहब की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव तब भी था, और उसके साथ ये चीज़ जुड़ी आके कैसे जुड़ी कि वो जो इंडस्ट्री जो इमिट कर रही है वो वहाँ पे कोई स्क्रबर्स या कोई ऐसा एमिशन कंट्रोल उनके पास डिवाइसेस नहीं लगे हुए। सो रूडा ने भी अपने एनफोर्समेंट विंग, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग विंग है, उसने भी कोशिश की, हम रात को भी जाते रहे। आई रिमेंबर आपने बड़े ऑपरेशंस भी किए, अभी भी वो जारी हैं, रूटीन में भी होते हैं। उससे ये होता है कि जो एमिशन है अब हमें ये देखना है कि वो एमिशन ज़्यादा है या ये एमिशन ज़्यादा। सो दोनों जो सोर्सेज हैं वो पोल्यूशन के हैं, और जो दोनों पोल्यूशन सोर्सेज हैं वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में मददगार हैं या वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसके लिए। सो अगर हम महमूद बूटी को काउंटर करते हैं तो साथ में हमें इंडस्ट्रियल जोन को भी काउंटर करना है कि उनकी भी जो एनवायरमेंटल अप्रूवल्स हैं उनको किसी हम रेगुलेटरी उसके अंदर लेकर आएँ, और उनके साथ जो भी चीज़ें उनकी हैं उनसे वो डिवाइसेस भी लगवाएं और उनको उस टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ कि जिससे एमिशन उनके लीस्ट एमिशंस की तरफ वो जा सकें। सो ये हमारी वो एडवांसमेंट है जो इस इंडस्ट्री के साथ होगी, और अभी आने वाले दिनों में वो मीटिंग्स भी शामिल की जाएंगी जिसमें क्लीन इंडस्ट्री की तरफ हम जाएंगे। सो एक महमूद बूटी का ये एस्पेक्ट आ जाएगा सामने कि जहाँ पे ये मीथेन कैप्चर है और बाकी चीज़ें।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि इंडस्ट्री को भी इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और इंडस्ट्री के लिए भी हम फर्दर उनके लिए कुछ प्लान्स भी हम लेकर आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो आपने पूरी प्लानिंग बताई है ना कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, चाहे इंडस्ट्रियल जोन है बिल्कुल या चाहे महमूद बूटी की साइट है। लेकिन वहीं पर जब आप इसको ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमने दिखाया और देखा भी, आप अपनी स्क्रीन पर ये फुटेजेस में देख भी सकते हैं कि कैसे टर्फ लगाए जा रहे हैं, उसको बाकायदा बंद किया जा रहा है और फिर वेल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मीथेन जो है वो एमिट करके उसको फ्रेंडली बनाया जाएगा। बट क्या वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा? वहाँ के रहने वालों के लिए, लोगों के लिए भी ये बड़ा क्वेश्चन है कि दरख्त तो लगा दिए जाएंगे, लेकिन क्या वहाँ जाकर ट्रैक जो बनाया जा रहा है, वॉक करना सेफ़ होगा या नहीं होगा, किस हद तक वो हेल्दी होगा, वो पार्क हेल्दी होगा या नहीं होगा? ये एक बड़े नेचुरल से क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में आते हैं। देखिए, एक तो वो एरिया मैंने जैसा कि बताया पहले, एक वल्नरेबल एरिया और वहाँ पे उसको बिल्कुल एक ओपन डंपिंग जिसके ऊपर कोई ऐसी कोई कवर नहीं है, कोई चीज़ नहीं, तो वो एमिशन जो है वो उसमें जारी है। जब उसके साथ उस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ही वो वेंट सिस्टम है और वो जो मीथेन कैप्चर सिस्टम उसके साथ लगाया जाएगा, सो जो इशू मीथेन एमिशन के साथ आ रहा था उसी को मिटिगेट किया जा रहा है। ठीक है। सो इसी तरह वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सकता है कि जो हम उसको आगे कहीं उसको राउट करें और उसको फिर हम किसी और इस्तेमाल में लेके आएँ, चाहे वो इंडस्ट्री उसके साथ इस्तेमाल करे। सो इंडस्ट्री को भी हम क्लीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाएंगे इसी तरह से कि ये वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इमीडिएटली करीब इंडस्ट्री है वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगी। बिल्कुल सही। और ये बड़ी ज़बरदस्त आई थिंक श्योरिटी भी होगी, बिल्कुल, क्योंकि जब एक प्रॉपर सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, एक वेल रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर उसके बाद कोई डाउट की गुंजाइश जी नहीं है। मैडम, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़िर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हवाले से। और डायरेक्टर साहब, जैसे अभी हमने जिक्र किया, महमूद बूटी प्रोजेक्ट की बात की, इंडस्ट्रियल जोन की बात की, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के साथ जो एक बड़ा अमेजिंग काम चल रहा है, वो तो बड़ी टेक्निकलिटीज़ है ना, जिसके ऊपर आपके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बाकायदा इंजीनियरिंग की एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उस पर काम कर रहा है, हर एस्पेक्ट को देख रहा है। वहीं मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लग रहा है उसमें, वो वाटर रिजर्वायर्स के तौर पर जो ये पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा। और जब हम इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की बात करते हैं तो पानी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है शहर लाहौर के लिए भी, ना सिर्फ रावी शहर के लिए, शहर लाहौर के लिए भी। उस बारे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले तक तो मैं ख़ुद भी ये शिकायत करती थी अपने प्रोग्राम्स में कि लाहौर कराची बनता जा रहा है, हमारा पानी हर साल ज़ेरे ज़मीन सतह लेवल से नीचे जाता जा रहा है, अब काफ़ी बोर करना पड़ता है पानी निकालने के लिए। उसमें भी बेहतरी आएगी क्या? वाकई में ऐसे होगा, ये मिरेकल होगा कि उन जो लेक्स बनेंगी, जो रिवर आबाद होगा, उससे हमारे शहर के पानी का लेवल जो है वो बेहतर हो जाएगा? इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया प्रोजेक्ट हमारा, और उसके अंदर ये कॉपर डैम बना पहले, जिस तरह से एक ज़रूरी चीज़ होती है जी, और उसके साथ साथ अब लेक डेवलपमेंट और प्रोमिनेंट डेवलपमेंट, और उसके साथ उसका एक जो हॉर्टिकल्चर एस्पेक्ट है, उसमें प्लांटेशन है, वो भी साथ साथ अब जारी है। यूजुअली प्रोजेक्ट्स पे इस तरह से होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और देन उसके ऊपर प्लांटेशन शुरू की जाती है, लेकिन हमारा कुछ प्लानिंग इस तरह से एक एक्सपर्ट प्लानिंग के साथ आपकी चीज़ें सामने आएंगी कि वहाँ पे प्लांटेशन साथ साथ जारी है, सो दैट कि अगर छोटे पौधे भी हैं तो वो बाय द टाइम जिस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अब उनकी आ जाएगी कि आप उनको हम किस तरह से उनको सस्टेनेबल करेंगे, मीन्स के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो उनको इम्पैक्ट ना कर सके। सो उसके लिए भी हमने वहाँ पे रास्ते इस तरह से दिए हैं सो दैट कि वो जो प्लांटेशन है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और वहाँ पे काम भी इफेक्ट ना हो सके। सेकेंड थिंग, पानी की कमी अब आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, बारिशों की कमी है बिल्कुल, और उसके साथ साथ क्योंकि अगर हमने कोई रिजर्वाइज पे काम नहीं कर रहे या उसकी जो उसको प्रॉपर आप कह लेंगे प्लानिंग के तहत, जिस तरह से अभी हमारे पास रिचार्ज वेल्स लाहौर में बन रहे हैं, इजाफी स्टेडियम में जिस तरह से इस्टेब्लिश किया गया और इस तरह से,
और इसके साथ साथ हमारी जो अपनी रेगुलेशंस है, रूडा रेगुलेशंस हैं, उसमें भी जितनी हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी ये सिस्टम रेगुलेशंस में मौजूद है कि वहाँ पे ये रिचार्ज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से जो रिवर का काम है कि रिवर में पानी, रिवर में पानी रहना पहले ज़रूरी है। वहाँ पे जो लेक्स हैं वो यही काम करेंगी कि वहाँ पे पानी वहाँ पे मौजूद रहेगा, बिल्कुल। और वो पानी फिर रिचार्ज की तरफ उसको लेके जाएगा, क्योंकि एक एरिया है, क्योंकि है ही फ्लड बेसन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से भी वो इवापोरेशन भी होती रहती है, क्योंकि हॉट टेम्परेचर्स में हम रहते हैं। सो वो चीज़ें भी इस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। सो एक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो मेंटेन की जाएगी कि वहाँ पे वो मौजूद रहे, जिसकी वजह से फिर रिचार्ज मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल। और क्योंकि रावी एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है जो लाहौर को भी सपोर्ट करता है और लाहौर के सबअब्स को भी सपोर्ट करता है। लिटिल करेक्शन, वाटर बॉडी था, उसके बाद नाला बन गया, उसके बाद बंजर ज़मीन वहाँ पर ज़्यादा आ गई पानी के बजाय। अब जो है वो रूडा उसको दोबारा रिवाइटलाइज कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। सो अब रिवाइटलाइजेशन के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस की भी ज़रूरत है, लेकिन जिस स्पेस पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी स्पेस है। तो वो आपने देखा भी और आपने अपने प्रोग्राम्स में भी उसको दिखाया। सो ये एक बड़ी शार्प प्लानिंग इसके लिए चाहिए कि आपको स्टेप्स कौन से चाहिए और वहाँ पे ऑन साइट चीज़ें भी साथ साथ शुरू हो जाएँ। मीन्स के इस तरह की चीज़ें जिसमें कि प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हमारे कौन से हैं और किस तरह से हम उनको आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे और उनको आपस में आपस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन भी एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जिसमें आपके पास रिसोर्स भी है साथ में और उसका यूटिलाइजेशन भी आप साथ साथ उसमें शुरू करते हैं। सो प्लांटेशन इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लानिंग कि आपका मास्टर प्लान क्या है। बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ उसकी चीज़ें जिसमें अब पानी आना भी शुरू हो जाएगा जिस फेज़ में हम काम करेंगे, और उसके साथ साथ जिस तरह से फ्लड सिस्टम है और उसके तो क्या साथ जो इस दफ़ा मानसून आ रहा है उससे फ़ायदा उठाया जाएगा, उस पानी को यूटिलाइज किया जा सकेगा? इस फेज़ में है प्रोजेक्ट अभी या नहीं? अभी शायद उस तरह से उस स्टेज पे भी ना हो अभी, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी जारी है, बट सूनर वी विल सी कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें हैं, क्योंकि उसी तरह से जो साथ में डेवलपमेंट हो रही है, साथ में जो एक बिज़नेस अब बनने जा रहा है उसकी भी साथ साथ जो प्लानिंग है, और प्लानिंग इस तरह से है कि प्लानिंग में आपके रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज्ड होंगे, जिसमें कि आपको ये चीज़ पता होगी कि हाँ ये मेरा यहाँ पे बिज़नेस है, यहाँ पे मुझे एक इन्वायरमेंटली साउंड यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मुझे मिल रहा है, और ये जो मेरा नेचुरल रिसोर्स है मैंने उसको भी प्रिजर्व करना है। ठीक है। और वहाँ से जो मुझे फैसिलिटी हासिल होगी वो एक साइकिल में रहेगी, जिसमें हम कहते हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, और हमारे पास और जिस तरह से हमारी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस आगे आती जाएंगी या गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट दिस इज वेरी डिफरेंट अबाउट रूडा एज वेल। कोई एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जी, साइमल्टेनियसली पैरेलल में जो जो चीजें उसके साथ लिंक्ड हैं उन सब पे काम हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इसी वजह से हो रहा है कि वो आपस में इंटरलिंक्ड है प्रोजेक्ट्स। थैंक यू फॉर डूइंग दैट, क्योंकि ये शायद हमें सीखने की ज़रूरत थी। हमारे बहुत से डिपार्टमेंट्स को, हमारी इवन मैं कहूँगी कि हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको भी ये सीखने की ज़रूरत है कि साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में काम कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पर ये देखा है कि एक सड़क बन गई तो फिर याद आ गया किसी डिपार्टमेंट को कि हमने अंडरग्राउंड पाइप डालनी है, हमने अंडरग्राउंड तारें डालनी है, वो नई बनी हुई कार्पेटेड रोड को तोड़ दिया, लाइनें और सारे पाइप बिछाना शुरू हो गए। मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रही, बट वी ऑल नो कि ये होता है, और फिर उसके ऊपर ऐसे रूढ़ी डाल के चले गए और उसको लेवल भी नहीं किया। तो ये एक और एग्जांपल सेट की जा रही है रूडा की तरफ से कि मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स एक साथ पैरेलल काम कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे की तोड़ फोड़ ना शुरू हो जाए, बाद में आपको याद आए कि ये भी करना था, ये भी करना था। तो दिस इज एक्चुअली प्लान्ड सिटी। बिल्कुल, जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उनकी जो एक सेटिंग है या स्टेप्स हैं कि जिसमें उसमें यूटिलिटीज़ भी शामिल हैं, उसमें उनका पावर इंफ्रा भी शामिल है। सो वो साथ साथ उनकी चीज़ें या उनके लिए अगर उस वक्त काम उस पर नहीं किया जा रहा तो उसके लिए एक स्पेस रखी गई है कि वो उसमें प्रोविजन शामिल की गई है कि ये इन फ्यूचर भी आप अगर उसको एक्सपेंशन में जाना चाहें, उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट आपको चाहिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर मौजूद है, उस सिस्टम के अंदर मौजूद है। सो जो भी सड़क बनाई जाएगी या जो भी हो उसमें उसकी मास्टर प्लान में ये चीज़ शामिल है। और सारी ये जो यूटिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये चूँकि जब हम इन्वायरमेंट क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो अपेरेंट एस्पेक्ट्स तो हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आए पोल्यूशन भी आ जाता है। बिल्कुल, तो उसको भी अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, अंडरग्राउंड सिस्टम्स मौजूद होंगे, क्या उसके ऊपर पहले से प्लानिंग है? जो एडवांस जो भी उसमें शामिल होगी मेथड वही इस्तेमाल किया जाएगा, और इसीलिए कि वहाँ पे जो प्लांटेशन के लिए जो रोड अगर रखी गई है, पावर इंफ्रा के लिए रखी गई है, यूटिलिटीज़ के लिए रखी गई है, वो ये कोशिश की जाएगी कि जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है उसी के तहत वो किया जाए,
और जो सोलराइजेशन है, जहाँ पे सोलर की ज़रूरत है वो वहाँ वो पे वहाँ सोलर पर लाइट्स किया भी लगाई जाएगा, जाएंगी, बिल्कुल और जो हमारे स्ट्रीट पोल्स हैं उनको भी सोलराइज किया जाएगा। ठीक। सो ये सारा कुछ अभी प्लानिंग में शामिल है, एंड यू विल सी इन नियर इंशाल्लाह। फ्यूचर अच्छा कि ये मैडम, चीज़ें इन दी एंड होंगी। मैं आपसे एक और सवाल जो अभी कर रही थी कि ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल तो ऊपर आ जाएगा जब ये वाटर रिजर्वायर्स बिल्कुल। बनेंगे, लेक्स बनेंगे, आपका रबर डैम बनेगा, लेकिन मसला ये है कि हमें आदत नहीं है, तो कई डेकेड्स गुजर गए, हमें आदत नहीं है रावी भरा देखने की, सिवाय 1-2 महीने के जब बारिशें हो रही होती हैं। तो अब रावी सारा साल भरा रहेगा, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पानी भी होगा, काम भी होता रहेगा, उससे क्या गर्मी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्या शहर के टेम्परेचर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पानी एग्जिस्ट कर रहा है, वेपोरेट भी हो रहा है, बादल भी बनेंगे, तो क्या जिस पीक पर हम गर्मी में पहुंच रहे हैं, गर्मी का जो टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई राइज हो रहा है, उसके ऊपर फ़र्क इम्पैक्ट आएगा इसका? अभी आप देखिए कि जितना आप नेचर के साथ नेचर को डिस्टर्ब करते हैं हम, क्योंकि हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, कंस्ट्रक्शन है, अगर वो सस्टेनेबल मैनर में नहीं की गई, मीन्स के अगर आप एक दरख्त काटते हैं और उसके साथ दरख्त नहीं लगाते, दरख्त काटना तो शायद इतना बड़ा वो नहीं है मसला, लेकिन अगर हम रीप्लांटेशन नहीं करते वो ज़्यादा और बड़ा वो मसला है। ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप ह्यूमन बींग्स हैं, अब आपने उनको सेटल भी करना है और उनके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन है उसको भी शेयर करना है। सो उसके लिए चीज़ें बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, अगर हम ग्रीनिंग की तरफ नहीं जाते, तो फिर मसला एग्रीवेट हो सकता है, जिस तरह से कि लाहौर ने देखा। अब आप देखिए कि पुरानी सिविलाइजेशंस में जो मुग़ल एरा देखते हैं, या वो जो उनके जितने भी वहाँ पे बने हुए किले कासिस बने हुए, वो सारे दरिया के किनारों पे बने हैं। सो पानी तो वाटर इज़ लाइफ जिस तरह से, तो सिविलाइजेशंस जुड़ी हुई होती हैं दरियाओं के साथ। सो अगर जिस तरह से अभी गवर्नमेंट बैन भी करती है कि हाउसिंग साइट, इसमें लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरह से हमें डायरेक्शंस आती हैं हम उनको आगे फिर मुंतकिल भी करते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी कराने की कोशिश करते हैं, कि जिस तरह से सोसाइटीज़ को कहा गया कि अब हमें आदत है जिस तरह से सेहंद होना है तो हमें पूरा पाइप पे खोल के हम कहते हैं नहीं। सो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, आप बकेट्स पे आएँ, और फिर बकेट्स के आगे भी सिस्टम चलेगा किस तरह से। इसी तरह जो सर्विस स्टेशंस हैं, इमीडिएटली उनके ऊपर बैन किया गया कि वो नया सर्विस स्टेशन बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं होगा, और जो पुराने हैं उनके लिए SOPs बना दिए गए हैं कि आप उनको फॉलो करें, और उस पे सख्ती से आजकल ऑपरेशन भी चल रहा सिस्टम है। उन्होंने शामिल किया। बिल्कुल। सो इसी तरह अगर हम पानी उसमें चाहते हैं तो हमें वाटर कंजर्वेशन भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम अपने उसमें शामिल करें। इसी तरह जो वाटर ट्रीटमेंट है वो भी उसमें शामिल होगा, वाटर ट्रीटमेंट, और जिस तरह से इंडस्ट्री है तो बेसिक ट्रीटमेंट उनको वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ये एक फ्लो होगा। जिस तरह से मैंने बताया कि अनप्लान्ड इंडस्ट्री है जिनके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वो चीज़ें नहीं हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं, वो बस वो इंजेक्ट करते हैं। अब जब वो अब आपके ग्राउंड वाटर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, सो बहुत सर्विलेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो बेसिकली ये सिर्फ एक नया शहर नहीं आबाद हो रहा, ये लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है। इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है, इसमें एजुकेशन भी शामिल है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल है, इसमें इन्वायरमेंट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें शामिल है। तो बहुत से एस्पेक्ट्स के लिहाज से रूडा इज़ अ ब्लेसिंग, एंड आई थिंक जब ये एक नया शहर आबाद होगा तो ये लाहौर के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। वो एक छोटा सा खूबसूरत प्लांट सिटी लाहौर के साथ एक मेडल के तौर पर जो है वो जुड़ा रहेगा। वेल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं और एक नए शहर आबाद करने की बात करते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यूटिलिटीज़ का है कि किस तरह से उस शहर में इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। और ख़ास तौर पर करंट सनेरियोज़ में जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो बिजली की अगर हम बात करें, गैस की हम बात करें, तो हमेशा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स जो हैं, चैलेंजेस जो हैं वो खड़े होते चले जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और अब हमें नए एस्पेक्ट्स को ढूंढना होगा, उस पर काम करना होगा। तो रूडा इस पर किस तरह से रिसर्च बेस्ड प्लान ला रहा है, किस तरह से उनके मास्टर प्लान में शामिल है कि इन तमाम चीज़ों को
को मैनेज किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर यूटिलिटीज़ हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? हिदायतुल्लाह साहब, जब भी आपसे बात हुई है, बात तो हम यूटिलिटीज़ की करते हैं, लेकिन वो बात रिन्यूएबल एनर्जी से शुरू होकर, सोलर से शुरू होकर बहुत से एस्पेक्ट पर चली जाती है और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। उसकी वजह ये है कि एक वेल रिसर्च प्लान जो है उसकी एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट होती है। हमने महमूद बूटी पर सोलर, छोटे लेवल पर जो सोलर पार्क वहाँ बन रहा है, उससे लेकर रिन्यूएबल एनर्जीज़ के आपके जितने भी प्लान हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों, उस पर बात की जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या चांसेस और एस्पेक्ट्स मौजूद हैं और रूडा उनमें से किस पर काम कर रहा है? जी, थैंक यू। अच्छा मैम, मैं पहले आपको रूडा की रिन्यूएबल एनर्जी की स्ट्रेटजीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, देन वी विल कम टू द ओवरऑल पाकिस्तान शेयर। रूडा में हमने, जिस तरह मैंने पहले भी ब्रीफ किया, हम 40-60 के शेयर में जा रहे हैं। इसमें 40% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है। उसके लिए हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट वेन्यूज़ और डिफरेंट वेंचर्स पे रिसर्च की और उसको डिज़ाइन किया और उसको नेक्स्ट फेज में इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ महमूद बूटी एंड द रेस्ट ऑफ देम वो हम विंड के प्लांट्स लगाएंगे, जिस तरह सिंध के कोस्टल एरिया में, एंड देन वी विल फेड द पावर इन रूडा यूरिसडिक्शन टू और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूजर्स, और वो वहाँ से ट्रांसमिट होके यहाँ पर। जी, ऐसे ही होगा। ठीक। अब अनदर थिंग जो ब्रेकिंग में आपको आज दे रहा हूँ, दिस द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर ऑन आवर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स वाटर्स ऑन रावी। ये भी सेकंड होगा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट। फर्स्टली ये ऑलरेडी एक वापडा का एक प्रोजेक्ट है, वो हो चुका है तरबला पे। अब हम इसको पाकिस्तान में लाहौर शहर में रूडा के अंदर रावी के पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर लगाने लगे। फ्लोटिंग सोलर जी, ये बड़ा एक डिफरेंट, आई एम हियरिंग अबाउट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में, ये क्या, किस तरह से इस पे काम होगा? वो सोलर प्लेट्स जो फ्लोट कर रही होंगी इन आसान अल्फाज में, उससे बिजली कैसे बाहर आएगी, ये पूरा ज़रा मैकेनिज्म समझाइएगा इसका। जी, बेसिकली हम उसके लिए स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। बेसिकली मलेशिया में, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ऑलरेडी ये फ्लोटिंग सोलर के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, एग्जिस्ट करता है। जी, जहाँ पे उनके पास पोन्स, रिजर्वायर्स या डैम्स अवेलेबल हैं, यानी कि अवेलेबल स्पेस ऑफ वाटर है जिसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसके 3-4 इम्पैक्ट्स होते हैं। जो हमारा थीम है ना, लेस कार्बन एमिशंस, तो ये ऑपरेशन को भी कम करता है। जो हमारा नीचे पॉन्ड है वो वैसे भी वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहा है। और थर्डली जो उसके ऊपर सोलर फ्लोट करेगा तो उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकेंगे। और स्पेस कंस्ट्रेंट जो हमारे पास है, क्योंकि हम अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सस्टेनेबल, रिलायबल और अफोर्डेबल जो हमारे थीम है हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आस्क ऑफ द डे एंड आस्क ऑफ द आवर भी है इसको। सो उसके लिए फ्लोटिंग सोलर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन एट द मोमेंट, एंड इट्स हाईटेक टेक्नोलॉजी। ये पानी के ऊपर हम स्टील माउंटेड स्ट्रक्चर्स लगाएंगे और उसके नीचे हम रबर्स के का, जिस तरह रबर डैम आप उसे कह लें, रबर डैम एक होता है, उसके साथ जो पानी को स्टॉप करता है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। उसी के नीचे DC AC केबलिंग होती है, उसके ऊपर टैपिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये पार्क DC AC कन्वर्ट करके DC में, और DC वहाँ से कलेक्ट होकर नियरेस्ट ग्रिड में हम उसको फीड करेंगे। और उसके साथ ये पूरे सिटी की जो आपके 60-40 का एक परसेंटेज है उसमें ये भी हेल्प करेगा, ये उसमें बिजली जो है वो प्रोवाइड करेगा। इट विल हैव टिल इज ओन पार्ट, यानी कि इसका एक शेयर होगा। लेट्स सपोज जो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो हमने प्लान किया है, हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट अराउंड अबाउट 6000 मेगावाट। ठीक है। इसमें अगर रिन्यूएबल की शेयर की बात की जाए तो वो 2000 मेगावाट का बनता है जी फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। उसमें से 470 मेगावाट जो सोलर पावर है रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर में, जो मिक्स यूज़ है हमारा, वो हम प्रोड्यूस करेंगे इस फ्लोटिंग सोलर से। तो बड़ा एक परसेंटेज है ये। जी, ऑब्वियसली इट विल बी द फर्स्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान जो हम ला रहे हैं। रावी, अल्हम्दुलिल्लाह, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रिन्यूएबल, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जो आपके विंड पावर प्लांट होंगे वो कितना परसेंटेज कवर करेंगे उस 2000 मेगावाट का? उस 2000 मेगावाट का हमारा प्लान है कि अराउंड अबाउट 700+ मेगावाट जो है वो हम प्रोड्यूस करें थ्रू विंड पावर प्लांट्स, और उसी को हम फीड करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा एक अमेजिंग काम है। तो सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा काम चल रहा है, इससे जो रावी शहर के लोग होंगे जो रेजिडेंशियल या कमर्शियली वहाँ पर काम कर रहे होंगे या रह रहे होंगे, उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बिजली के बिल कम आएंगे। ये तो बड़ी ही फ्यूचर की सोची है मेरे ख्याल से रूडा ने। बट ये सारी प्लानिंग जो है, इसकी एग्जीक्यूशन और जो पूरी टीम है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जी, इसके लिए हमने अपने कंसल्टेंट जो हमारे पास हैं इस वक्त अवेलेबल, द बेस्ट इन पाकिस्तान, नेस्पाक है, और बाकी जो स्मैक है, बाकी कंसल्टेंट्स हैं, उनकी भी खिदमत हासिल की हैं।
डिज़ाइनिंग करने के लिए और इस सारे आइडिया को रियलिटी में तब्दील एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लस हमारी अपनी इंजीनियरिंग की टीम की काविशें हैं और वो दिन रात काम कर रहे हैं नए इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे एंड आवर बाय आवर। बिल्कुल We are गुड planning लक for फॉर दैट days. सर, गुड लक फॉर दैट, क्योंकि वन ऑफ इट्स ऑन काइंड किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लीजिए तो उसमें एक नई वेल रिसर्च प्रोजेक्ट पाकिस्तान में और innovation होती है। इनोवेशन होती है, बिल्कुल जी। सो गुड लक फॉर दैट एंड आई रियली होप कि आप इसकी एग्जीक्यूशन ना सिर्फ इसकी बल्कि ओवरऑल रूडा जो है वो अपनी कंपटीशन की तरफ इस तरह कामयाबी से बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और Thank इसी के you जी। साथ नाज़िम आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।